भारती सुबह सुबह पूरा घर साफ कर रही होती है और सुबह ही उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आ जाती है और भारती को काम करते हुए देखकर बोलती है, कोई नई नौकरानी रख लिया क्या भारती तूने? तुझे कहाँ से मैं नौकरानी दिख रही हूँ? अपनी आंखें ठीक करवा ले, वरना मोहल्ले में सब लोग तुझे अंधी अंधी कहेंगे। अरे रे, ये तो भारती तू ही है। लेकिन कल ही तो तेरे बेटे की शादी हुई थी ना, और जहाँ तक मैंने सुना था कि बहू के आने के बाद सास की ऐश हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती। लेकिन यहाँ तो हाँ, यहाँ तो सास ही काम कर रही है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि बहू आ जाए तो हमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कौन मना कर रहा है तुझे कुछ भी करने से? लेकिन कुछ काम तो अपनी बहू को भी बोल। और है कहाँ वो महारानी? यहाँ सास काम कर रही है, ये सब क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? अरे मेरी बहू तो सो रही है। मोए मोए, भारती का तो मोए मोए हो गया। पहली रसोई बहू की होती है, लेकिन तेरे हालत देखकर ये सब लग रहा है यहाँ पहली रसोई सास की ही होने वाली है। रहने दे, तू मुझे भड़का मत। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूं। उसे कुछ भी करना हो तो वो मुझसे बिना पूछे कर सकती है। अरे मैं तो ऐसी सास हूँ, बहू भी कहे सास हो तो मेरी जैसी। भारती अपनी बहू की हर बात में साथ देती थी। नई बहू होने के बाद भी कभी भारती की बहू मधु को ऐसा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन मधु अपने कमरे में उदास बैठी थी। अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर तुरंत वहाँ भारती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, उदास सी लग रही है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज ना मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन रोहित ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती। क्या रोहित ने तुझे बाहर जाने से मना कर दिया? जी माँ जी, लेकिन मेरा बहुत मन था अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का। तू बहू चिंता मत कर। अरे उसकी सुनता ही कौन है, मैं उसकी माँ हूँ। तू आराम से जा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, उससे मैं बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा माँ जी, ये ड्रेस बताओ, ये ड्रेस कैसी रहेगी जन्मदिन में पहनने के लिए? बहू ये तो काफी छोटी लग रही है। जी माँ जी, छोटी तो है, लेकिन मैं शादी से पहले ऐसे ही कपड़े पहनती थी। हाँ तो शादी के बाद कुछ बदला थोड़ी है, तुझे जो मन करे तो वो पहन। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भारती अपनी बहू को बर्थडे पार्टी में जाने से बिल्कुल नहीं रोकती और मधु वो ड्रेस पहनकर ही पार्टी में जाती है। शाम को जब मधु घर आती है तो वहाँ रोहित आ चुका था। मधु को उस ड्रेस में देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, मधु ये क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ड्रेस मत पहनना, तुमने फिर भी यही पहन ली। हाँ तो क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने माँ जी से पूछ कर ही तो पहनी है ना। रोहित तभी अपनी माँ को तुरंत बुलाता है। माँ, ये ड्रेस पहनने के लिए आपने मधु को कहा है क्या? ओ नहीं तो क्या, देख तो कितनी प्यारी ड्रेस है। ऐसा लग रहा है कि बहू के लिए ही बनी है ये तो। और ये सब छोड़, तू ये बता तूने बहू को पार्टी में जाने से मना क्यों किया? तू बहू को रोक टोक करेगा? अच्छा, तो मधु ने आपको ये बताया कि मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए मना किया था? ओ नहीं तो क्या, तूने बहू को क्यों मना किया पार्टी में जाने से? माँ, इसे मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि ये जो ड्रेस पहन के जा रही थी, इनमें से कोई भी ड्रेस पहनने लायक नहीं है। अब मधु की शादी हो चुकी है, अब वो कुंवारी नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन के जाएगी। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि आप कितनी सुंदर हो। माँ के लाडले बच्चे, अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर तूने बहू को कुछ भी कहा, ये कहीं भी जाने से मना किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना आपने अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है, मैं तो क्या कोई कुछ नहीं बोल सकता। भारती अपनी बहू की सही गलत हर बात में पूरा साथ देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु अपने ससुर मोहन के साथ बैठी होती है कि तभी मधु के ससुर कहते हैं, अरे बहू, आज मेरे चाय पकौड़े खाने का बहुत मन है, जरा जल्दी से बना दे तो अच्छा होगा। ससुर जी, फिर कभी बना दूंगी ना, अभी मेरा मन नहीं है। बहू, मन तो अभी हो रहा है मेरा खाने का, बाद में क्या करूँगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, जल्दी से बना दे। बड़े दिनों बाद कुछ कहा है मैंने बनाने को। अपनी ससुर की बात सुनकर मधु तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ससुर जी को देख लीजिए ना, मेरा मन नहीं है और वो फिर भी मुझे पकोड़े बनाने की कह रहे हैं। क्या उन्होंने तुझे कहा पकोड़े बनाने को? तो चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उन्हें। भारती तुरंत मधु को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और बोलती है, क्यों जी, कुछ ज्यादा ही नहीं आपका हो रहा है चाय पकोड़े खाने का मन? अरे भाई, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? बस चाय पकौड़े ही तो मांगे थे। अब क्या आदमी अपने घर में कुछ खाने को भी नहीं मांग सकता? बात तो सही कह रहे हो आप। बहू, इसमें तुझे समझना चाहिए ना। माँ जी, मैं क्या? बहू, रोज तो तू ही सब कुछ करती है, आज ये घर पर भी है
इनका चाय पकोड़े खाने का भी मन है तो खिला देते हैं ना इन्हें चाय पकोड़े। चल बहू, अब तो तेरी सास ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब मिल जाए तो मजा आ जाएगा चाय पकौड़ों का। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बहू और मैं रोज रोज घर का सारे काम करते हैं तो हमें भी तो चाय पकौड़े खाने को नहीं मिलते हैं। तो आज एक काम करते हैं, आप ही बना दीजिए सबके लिए चाय पकौड़े। मैं कैसे बना सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हो। आपने तो हमारे मुंह से पानी ला दिया, अब तो हमारा भी मन हो रहा है चाय पकौड़े खाने का। चलो अब जाओ बना के लाओ चाय पकौड़े, आज सब बैठ के खाएंगे। मधु अब अपनी सास का फायदा उठाने लग गई थी। हर काम में अपनी सास को बीच में ले आती है और फिर भारती अपनी बहू के आगे किसी और की कोई बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। भारती मधु के पास आती है और बोलती है, अरे बहू जरा मेरे साथ दवाई लेने चल। आज ना तो घर में तेरे ससुर जी हैं और ना ही रोहित घर पे है। आज तू ही चल ले मेरे साथ दवाई लेने, क्योंकि दवाई मेरी खत्म हो गई है। माँ जी मैं नहीं जा रही, आज मेरी दोस्त घर आने वाली है, उसे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो मैं उसके साथ जाऊंगी। बहू शॉपिंग तो बाद में भी हो जाएगी ना, अभी मेरी दवाई ज्यादा जरूरी है, इसलिए चल ले। माँ जी आप आस पड़ोस में से किसी को देख लो जो आपके साथ चले जाए, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और भी बहुत काम है। मधु अब अपनी सास के ही सर पर चढ़ गई थी। अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती थी, हर बात को काट देती थी और ये सब भारती भी नोटिस करने लगी थी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठे होते हैं और तभी वहाँ विमला और भारती आती है और भारती ने उस दिन सूट पहना था। मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैंने शादी के बाद पहली बार ये सूट पहना है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों भाई साहब, आज भारती को देखकर आपको अपने पुराने दिन याद नहीं आए क्या? मतलब माँ जी अपने पुराने दिनों में भी ऐसी ही लगती थी। बहू ये तेरी सास है, थोड़ी तो इज्जत रख अपनी सास की। अपनी सास के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? मैंने गलत क्या बोला पापा जी? माँ जी अब भी ऐसी ही ढोलक है और विमला आंटी कह रही थी कि जवानी में भी ऐसी ही थी, तो मुझे अचानक से माँ जी की जवानी वाली इमेज आ गई। मधु अपनी सास का काफी मजाक बनाती है और वहाँ से हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब समझ आया कि बहू को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो सर पर चढ़कर तांडव ही करने लग जाए। क्या हुआ माँ, आपकी बहू ने आपको दुख दे दिया? अरे हमेशा मैं कहता था माँ इसे सर पे मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन आप नहीं, मेरी बहू जो कहेगी वही होगा। मेरी बहू ये नहीं करेगी, मेरी बहू वो नहीं करेगी। अब लो माँ, आपकी बहू कुछ नहीं करेगी, जो करोगी आप करोगी। माँ अभी भी समय है, रोक सकती हो तो रोक लो, वरना बाद में पछताती रह जाओगी। जिसके बाद वो अपनी बहू का इतना साइड लेना ही छोड़ देती है। गोपाल अपनी गाय गौरी को नहलाने के लिए गांव के पास वाले तालाब में ले जाता है और गाय को अच्छे से तालाब में रगड़ रगड़ कर नहलाता है। कुछ देर बाद वो उसे चारा खिलाने के लिए पास के ही खाली खेत में घास खाने के लिए छोड़ देता है। तभी पानी भरा मटका ले जाते हुए गांव में रहने वाली सुरसुरी गोपाल की गाय को अपने खेत में जाते हुए देखकर कहती है, काहो गोपाल भैया, तुम्हारी गैया को चरने के लिए हमारा ही खेत दिखा था क्या? देखो तो सारा घास एक बार में खा गई। अरे सुरसुरी बहन, कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरी गाय का नाम है वही कहा करो। तुम्हें याद ना रहे, इतना कठिन तो नाम नहीं है उसका। हाँ हाँ ठीक है गौरी, तुम अपनी गौरी को घर में चारा वारा काहे नहीं डालते? देखो ऐसे हमरे खेत में अपनी गौरी को ना छोड़ा करो। सुरसुरी बहन, तुम तो जानती हो चारा बाजार में कितना महंगा है। अब मैं गरीब अपनी गौरी को चारा खिलाऊं या अपने परिवार को खाना? वो सब हम नहीं जानते, और जब गरीबी में चारा नहीं खिला सकते हो तो काहे के लिए गैया पाले हो? खाली दूध दुहने के खातिर? हाँ, आज के बाद कभी तुम्हारी गैया को हम देख लिए ना अपने खेत में तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर सुरसुरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गोपाल वैसे तो एक गरीब मजदूर था और वो अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसे अपनी शादी के दहेज में गौरी मिली थी। वो मजदूर था, इसीलिए कभी काम मिलता तो कभी नहीं, जिसके कारण घर में पैसों की तंगी हमेशा रहती। इसीलिए वो अपनी गाय का दूध भी बेचा करता। वो गौरी के लिए चारा नहीं खरीद पाता था, इसीलिए उसे किसी के खेत में अक्सर घास चरने के लिए छोड़ दिया करता। एक शाम गोपाल के घर के बाहर खूंटे से बंधी गौरी अपनी पूंछ को हिलाकर उसके आसपास के मच्छर मक्खियों को दूर भगा रही थी। ये देखकर गोपाल अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है, माला, अरे भगवान, कहाँ हो तुम? जी घर में ही हूँ, और कहाँ रहूंगी? क्या हुआ? घर में बैठी हो, कभी बाहर आकर एक नजर गौरी को भी देख लिया करो।
देखो तो कितने मच्छर मंडरा रहे हैं इसके आसपास। अरे मंडरा ही रहे हैं ना, कौन सा आपकी गोरी को छेड़ रहे हैं। और मैं घर में खाना बनाऊं या आपकी गैया को देखूं? तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लाओ मुझे उपला दो, उसे जलाकर धुआं कर दूंगा तो सारे मच्छर भाग जाएंगे। उपले? अरे कहाँ से लाऊं उपले? बाजार में भी अब 5 रुपए का एक छोटा उपला मिलता है। पैसे उपले लाने में खर्चा करूं, इतने भी अमीर नहीं है हम। अरे भगवान, उपले खरीदने की भला क्या ही जरूरत। उपले बनाने के लिए गोरी का गोबर क्यों नहीं इस्तेमाल में लाती तुम? दिमाग में गोबर भरा है क्या आपके, जो सब कुछ भूल जाते हैं? हम गोबर भी तो सुनीता बहन को बेच देते हैं और वो सुबह ही आकर जितना गोबर होता है ले जाती है और हफ्ते भर के गोबर के 50 रुपए देती है बस। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी 11 साल की बेटी सोनी अंदर से बाहर आकर कहती है, माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बस थोड़ी देर और, बन ही रहा है। दोपहर से भूखी है बच्ची, दुकान से उधार ही आटा और खाना बनाने का तेल लाई हूँ। देखो, इस गौरी की सेवा से तुम्हारे परिवार का गुजारा नहीं होने वाला। कोई काम ढूंढो। इसके हर दिन के 2 लीटर दूध और गोबर बेचने से जो पैसा आता है ना, वो गरीबी में घर चलाने के लिए काफी नहीं है। मैंने 1-2 जगह पता भी किया है और लगता है काम जल्दी ही मिल जाएगा। माँ चलो ना, मुझे खाना खाकर गौरी के साथ खेलना भी है। हाँ बेटा, अंदर चलो। माला अपनी बेटी को लेकर चली जाती है तो गोपाल भी गौरी को प्यार से पुचकारते हुए वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, गोपाल को एक जगह काम मिल जाता है, जिसके कारण वो सुबह से शाम तक बाहर ही रहता और अब गौरी की देखभाल माला किया करती। वो रोज सुबह उसे चारा डालती और उसका दूध निकालकर बेचने चली जाया करती। लेकिन गौरी अब ज्यादातर खूंटे से बंधी रहती। एक रोज छुट्टी के दिन जब गोपाल सुबह उठता है तो देखता है कि गौरी के शरीर पर छोटे छोटे चकदे जैसे दाने उभर आए हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी माला बाल्टी लेकर उसका दूध निकालने आती है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं गौरी को? साइड हटिए, दूध निकालना है। 2 दिन से ये गौरी कम दूध दे रही है। वैसे मुझे लगता है गोरी की तबीयत ठीक नहीं। देखो ना, इसके शरीर पर ये चकते जैसे निशान कैसे हो गए हैं। अरे ये कुछ नहीं है, मच्छर वच्छर ने काट लिया होगा। बीमार होती तो भर भर के चारा खाती क्या? नखरे हैं इसके। अभी घुमाने को नहीं मिल रहा ना, सारा दिन खूंटे से ही तो बंधी रहती है। जानवरों के बिना अलग ही नखरे हैं। माला के कहने पर गोपाल भी इतना ध्यान नहीं देता। तभी उसकी बेटी सोनी गौरी के साथ खेलने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक शाम काम से लौटते हुए वो देखता है कि गांव में रहने वाले लल्लन के घर के आगे भीड़ जमा है। तभी वो आगे बढ़कर देखता है कि लल्लन की 2 गायें जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी है और उनके शरीर पर चकते जैसे मोटे मोटे दाने हैं। तभी वो बगल में खड़ी सुरसुरी से कहता है, ये लल्लन की गैया को क्या हो गया? भगवान जाने गोपाल भैया, सुनने में तो आ रहा है कि दोनों गैया को कोनो वायरस हो गया, जिसके चलते गुजर गई दोनों। वायरस? वही तो, अभी इंसान वाला वायरस गया नहीं, देखिए ना जानवर वाला कौन सा नासपिटा वायरस आ गया। लल्लन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वायरस की बात सुनकर उसे अपनी गौरी का ख्याल आता है। वो जल्दी से घर पहुंचता है तो देखता है कि गौरी आराम से चारा खा रही थी, लेकिन उसके शरीर के वो दाने अब बढ़ते जा रहे थे। अगली सुबह जब वो काम पर निकल रहा था, तभी उसे माला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो माला के पास पहुंचकर वो देखता है कि खूंटे से बंधी गौरी जमीन पर बेसुध पड़ी है और उसके मुंह से लार निकल रही है। वो अपनी गैया को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। थोड़ी देर में वो पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर गौरी की जांच करता है। डॉक्टर साहब, मेरी गौरी को वो अचानक बीमारी कैसे हो गई? गोपाल देखो, तुम्हारी गौरी के लक्षण बता रहे हैं कि वो लंपी वायरस की चपेट में है। वायरस? पर डॉक्टर साहब, हम तो गौरी को कहीं लाते ले जाते भी नहीं हैं, तो फिर? देखिए, वायरस दुधारू पशुओं में फैलने वाला वायरस है। गांव में 4-5 और गायों में भी पाया गया है और देश के अनेकों हिस्सों में इसके चलते बहुत सी गायों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। यानी अब हमारी गौरी भी नहीं बचेगी बाबा? देखिए, दिल छोटा मत कीजिए। आपकी गाय के मुंह से लार आना, ये चकते जैसे दाने, बुखार आना और शायद अब आपकी गौरी पहले जितना दूध भी नहीं देती होगी। हाँ डॉक्टर साहब, दिन में 2 बार दूध देती थी, लेकिन अब तो 1 बार में भी बहुत कम देती है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ही गाय है
इसको बचा लीजिए। देखिए, घबराइए मत, ठीक तरह से देखभाल मिलेगी तो आपकी गोरी ठीक होगी। फिलहाल मैं इसके बुखार के लिए एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसे अब एंटीबायोटिक देनी होगी, वो मुझे शहर जाकर लानी होगी। तब तक आप लोग इसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी बच्ची को अभी इससे दूर ही रखना। ये सैनिटाइजर है, रोज गोरी के शरीर पर छिड़कते रहिए। डॉक्टर गोपाल को सब कुछ समझाकर वहाँ से चला जाता है और गोपाल अपनी गोरी को ऐसे देखकर रोने लगता है। गोपाल की गाय वायरस की चपेट में है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तो जो 2-4 लोग गाय का दूध खरीदते थे वो भी अब दूध लेना बंद कर देते हैं। गोपाल डॉक्टर के कहे अनुसार गोरी के शरीर को सैनिटाइज करता है। अगले दिन डॉक्टर आकर गोरी को एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाता है। तो गोपाल कहता है, डॉक्टर साहब, इससे मेरी गोरी ठीक तो हो जाएगी ना? देखो गोपाल, कहा नहीं जा सकता, इस वायरस का अब तक कोई टीका नहीं है। मैं बस गोरी के लक्षणों के हिसाब से उसे दवाई के टीके लगा रहा हूँ। इससे फर्क पड़ेगा तो ये पूरी तरह ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। इसीलिए न ही ज्यादा उम्मीद लगाओ, न ही हिम्मत हारो। गरीब गोपाल अपनी एकलौती गैया के लिए बहुत परेशान था। वो दिन रात उसकी देखभाल करता। डॉक्टर भी आकर उसे समय समय पर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देते, जिससे गौरी की हालत में सुधार होने लगता है। वो पहले की तरह खाना शुरू कर देती है और जमीन पर भी ज्यादा देर नहीं लेटती। ये देखकर गोपाल उसका परिवार खुश हो जाता है। बस उसके शरीर पर उन दानों के थोड़े बहुत निशान अभी भी थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स और साफ सफाई का ध्यान रखने से गरीब गोपाल की गाय फिर से स्वस्थ हो जाती है। ये देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, समय रहते जिस तरह गोपाल को अपनी गाय गौरी के इस वायरस की चपेट में होने का पता चलते ही उसने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी गैया को बचाया। हम भी आशा करते हैं हमारे देश की गौ माताएं इस वायरस से बची रहें और इस बीमारी का शीघ्र ही कोई निवारण आए। सुनीता की शादी को करीब करीब 1 सप्ताह ही हुआ था और इन दिनों में ही सुनीता परेशान हो चुकी थी अपने ससुराल वालों से, क्योंकि सुनीता के ससुराल में एक को नहीं बल्कि सबको ही ऊंचा सुनाई पड़ता था, जिससे सुनीता परेशान हो चुकी थी। एक रोज देर शाम सुनीता अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, चाय लाऊं क्या आपके लिए? क्या बोली बहू? गाय लाऊं? हे भगवान, मेरे घर कोई गाय भैंस का तबेला है जो तू गाय को लाने की बात कर रही है? माँ जी, गाय नहीं, चाय लाऊं आपके लिए? अरे ऐसा क्या? हाँ बहू, ले आ चाय। ये मेरा कान भी ना बिना मशीन कुछ भी सुनता ही नहीं है। अब सुनीता अपनी सास से पूछने के बाद चाय बनाने में लग जाती है और खुद से चाय बनाते हुए कहती है, ना जाने कैसा ससुराल मिला है, 1-2 नहीं, पूरा का पूरा बहरा है। अरे कुंती, क्या बात है? आज तो बड़े आराम से बैठी है। बहू जो आई है तेरी। क्या बोली विमला? हराम का खाती हूँ? अरे तेरा खाती हूँ क्या, या फिर किसी के घर में चोरी कर ली? लो, ये बिना सुने चालू हो गई। जरूर इसके कानों का वायर ढीला होगा। अब जैसे ही विमला कुंती के कानों की मशीन ठीक कर रही होती है। अरे विमला आंटी बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। बहू तू मेरी बहू है या उसकी? तूने सुना नहीं इसने अभी मुझे क्या कहा कि मैं हराम का खाती हूँ? माँ जी, मैं किचन से सुन रही थी, विमला आंटी ने क्या कहा कि क्या बातें आराम से बैठी है। बहू, एक तू ही है जो मुझे समझती है, वरना तेरी सास ना जाने मुझे क्या क्या बोल जाती है। अरे विमला, तू तो अपनी ही है, क्या अपनों की बातें दिल से लगा रही है? और तू तो जानती ही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सुनीता अपनी सास से तो परेशान थी ही, लेकिन अपनी ननद प्रीति से भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी कम सुनाई पड़ता था, जिस वजह से वो सुनीता से बात बात पर झगड़ा कर बैठती। देर रात प्रीति खाना खा रही थी। ननद जी, रोटी लेकर आ जाऊं? पोटी, माँ आपने सुना भाभी क्या कह रही हैं? खाना खाते वक्त भला ऐसी बातें कौन करता है? अभी तो मैंने भी सुना, वो रोटी बोल रही है, ना कि पोटी। अच्छा, यहाँ आते आते लगता है रोटी पोटी सुनाई देने लगी। सुनीता खाना पीना बनाकर सोने जाती है तो वो देखती है कि उसका पति सोया हुआ था और खर्राटे ले रहा था। क्या जिंदगी हो गई है, बहरी सास ऊंचा सुनने वाला पति।
और ननद तो बिन सुने मुझसे लड़ पड़ती है। अब अगले रोज सुनीता अपनी पड़ोसन और सास कुंती के साथ मार्केट जाती है। बहू, एक तू ही है जो इन बहरों के घर में रह रही है। अगर कोई दूसरा होता ना तो अगले ही दिन इनको छोड़ के चला जाता। विमला आंटी, अब तो मुझे इस 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों से इनके साथ रह रही हूँ। ए विमला, जरा मेरे कानों की मशीन तो लगा, मैं भी तो सुनूं। तू मेरी बहू को क्या भड़का रही है? भला मैं क्या कहूँगी तेरी बहू को। चल जल्दी जल्दी मार्केट वापस भी आना है। अब तीनों मार्केट पहुंचते हैं और सब्जियां लेने लगते हैं। तभी सुनीता सब्जी वाले से टमाटर के भाव पूछते हुए कहती है, अरे भैया, कितने का है टमाटर? अरे अरे मैडम, काहे चिल्ला रही हो? अरे बहरा नहीं हूँ मैं। अरे भैया जी, माफ कीजिएगा, वो जरा मुझे तेज बोलने की आदत है ना, इसीलिए। लगता है पूरा परिवार ही बहरा है। हाँ भैया जी, क्या बताऊँ, इस वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। क्या सच में आपका पूरा परिवार बहरा है? ओहो, सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब सब्जी लेने के बाद विमला, कुंती और सुनीता घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से सुनीता के हाथ में पकड़ा हुआ फोन चोर छीनकर भागने लगता है। माँ जी, चोर चोर पकड़ो, माँ जी, चोर चोर। अच्छा, तो ये बुढ़िया बहरी है। ए अम्मा, ये लॉक कैसे खुलेगा? आपकी बहू खोलने के लिए कह रही है। अब कुंती पीछे घूमकर देखती है तो सुनीता तो चोर को पकड़ने के इशारे कर रही थी और कुंती समझती है कि वो उसे लॉक बताने को कह रही है। फिर क्या, कुंती उस चोर को लॉक बताती है और वैसे ही चोर वहाँ से भाग जाता है। माँ जी, वो चोर आपने पकड़ा क्यों नहीं? हे राम रे राम, अपनी सास को 4 लोगों के सामने चोर कह रही है। अरे देख, इसका वायर इधर लटक रहा है, इसे इसके कान में डाल दे। माँ जी, मैंने आपको चोर नहीं कहा, बल्कि आप जिस फोन में उस आदमी को कुछ बता रही थी ना, वो चोर था। उसने मेरा फोन हाथों से छीन लिया और भाग गया। हे राम रे राम, और मैं तेरे इशारों को गलत समझकर उसे फोन का लॉक भी बता गई। ये ले, तेरी सास तो उस चोर का भला कर गई। ऐसी सासें होती है जो अपनी बहुओं का घर ही बसने नहीं देती। विमला, तू कुछ भी मत बोल, मुझे नहीं पता चला कि वो चोर था। मुझे लगा बहू से फोन का लॉक खोलने को कह रही है। अब कुंती, विमला और सुनीता तीनों घर आते हैं और घर आते ही सुनीता रोने धोने लगती है। हाय रे, मेरे 25,000 का फोन बड़ी मुश्किल से खरीदा था। अब मैं सास, बहू और साजिश किसमें देखूंगी? भाभी, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, इसका फोन चोर लेके भाग गया। माँ को चोर लेके भाग गया? इस उम्र में माँ चोर के साथ भाग गई? हे भगवान, क्या इज्जत रह गई मेरी। जवान बेटी के रहते माँ भाग रही है। विमला आंटी, इनका भी वायर कहीं से ढीला है, ठीक करके बताओ क्या हुआ है। हे भगवान, मैं तो लुट गई रे। भाभी, आप क्यों रो रही हो? हम ढूंढ लेंगे ना माँ को। कहाँ से ढूंढ कर लाएगी अपनी माँ को? मैं कहाँ भाग गई हूँ? माँ, आप यहाँ? विमला आंटी तो बता रही थी आपको चोर लेके भाग गया। मैंने कहा था इसका फोन चोर लेकर भाग गया, लेकिन तेरी बेटी ने सुना माँ को चोर लेकर भाग गया। मैं तो चली यहाँ से। ना जाने इस उम्र में क्या क्या सुनना पड़ रहा है। राम रे राम। मुझे कोई लेकर नहीं भागा था, बल्कि सुनीता का फोन चोर लेकर भाग गया। सुनीता अपना फोन चोरी हो जाने का गम तो मना ही रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात से भी दुखी थी कि ये सब उसके परिवार की वजह से हो रहा था। अगर उसकी सास कुंती उसकी आवाज सुन लेती तो शायद ये सब नहीं होता। अब अगले ही रोज फिर से सुबह विमला का आना होता है। अरे कुंती, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? मेरा तो चाल चलन ठीक है, तू अपनी बता। जरूर, फिर से इसका वायर डिस्कनेक्ट हो गया। और बहू, कैसी है तू? देख तो तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। आंटी जी, रात भर नहीं सोई हूँ, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था उसे। हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू कुछ कह भी तो नहीं सकती। ये सब तेरी बहरी सास का जो किया धरा है ना। जहर भरा है इसके अंदर। मुझे बहरी कह रही है, खुद का मुंह नहीं देखा क्या? उबली हुई मगरमच्छ कहीं की। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई विमला आंटी। अरे तेरी सास उसे पकड़ लेती, लेकिन उसके कान काम ही नहीं करते। सच में तू इस घर में रह कैसे रही है? तू चली क्यों नहीं जाती? यहाँ इन बहरों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है बस तू। नहीं विमला आंटी, मेरे ससुराल वाले अगर ऐसे हैं तो उसके पीछे भी तो रीजन है ना, कि उन्हें सुनाई नहीं देता। वो शुरू से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये है मेरी बहू के गुण, उसके विचार। लेकिन आज तो मैं इस विमला को नहीं छोड़ूंगी। अब तू ही देख ले बहू,
तुझे इनके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है या फिर कई नई जिंदगी की शुरुआत करनी है? कुंती काफी समय से ये सुन रही थी। अब उसे विमला की बातें बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है विमला, मेरा ही नमक खाकर मेरा ही घर तोड़ने लगी है। अरे कुंती, तू लगता है आज इसका वायर फिट था। अभी के अभी निकल तू मेरे घर से। मेरी बहू को ना जाने क्या क्या भड़का रही है। अरे कुंती, तू मेरी बातों को दिल पर क्यों ले रही है? भले ही सुनीता अपने घर वालों से परेशान रहा करती थी, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर थोड़ी ही जाने वाली थी। ये देखकर कुंती का प्यार सुनीता के लिए और बढ़ जाता है।